हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ मैं महनाज नूरी लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट, जो आपको बेसिक टू एडवांस तक कराया जाएगा। यानी आपका जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो चलेंगे ही हम, लेकिन हम आपको क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, ताकि आपको किसी सिर्फ आरओ में ही नहीं बल्कि आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जहां जहां पर आप अप्लाई करेंगे, आप हिंदी सब्जेक्ट को बस एक बार ही पढ़िए। यानी यहाँ से बीटीएस क्लासेस से आप एक बार जुड़कर और हमारे जो भी हिंदी सब्जेक्ट है उसको एक बार पढ़ लेंगे, बाकी बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप क्या करेंगे, बाकी आप क्या कर सकते हैं, आप रिवीजन में अपना टाइम दीजिए। यानी आप यहाँ से एक बार पढ़िए और बाकी अपना रिवीजन करते रहिए, और आपका हिंदी सब्जेक्ट जो है वो आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब आरओ के लिए हमने प्रॉमिस किया था कि हम आरओ का बैच लेकर आएंगे, जिसमें आपको हिंदी बेसिक टू एडवांस लेकर जाएंगे। तो किसी रीजन की वजह से हमारी क्लासेस जो है वो थोड़ी लेट हो रही है, लेकिन फिर भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम आपका सिलेबस पूरी तरह से बिल्कुल कवर करा देंगे, और आपके पीवाईक्यूज एमसीक्यूज जो भी होंगे वो भी हम आपको सारे क्लियर कराते हुए चलेंगे, ताकि आपके यहाँ से बनने वाले कितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं कि अब आप सोच रहे हो कि हमारे उसमें सिलेबस में तो वर्णमाला का टॉपिक ही नहीं है, डायरेक्ट विलोम शब्द, पर्यायवाची और एक शब्द के अनेक शब्दों के एक शब्द वही सब दिया हुआ है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वर्णमाला हिंदी सब्जेक्ट, मतलब वर्णमाला के बिना हिंदी पूरी ही नहीं होगी। यानी जब तक हम आप वर्णमाला को नहीं समझेंगे तो हम हिंदी को कैसे समझ पाएंगे, कैसे हम अपने पर्यायवाची को समझेंगे, कैसे हम अपने तद्भव तत्सम को समझेंगे। उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमारा बेसिक मजबूत होना चाहिए। और हमारा बेसिक मजबूत कहाँ से होगा, जब हम हिंदी वर्णमाला को बिल्कुल शुरू से जानेंगे। और आपको पता है हिंदी वर्णमाला एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सिर्फ आरओ में ही नहीं आता, बल्कि आपके सीटेट है, यूपी टेट है, केवीएस, एनवीएस, और आपका जो बिहार पुलिस है, या आपका जो यूपीएसआई है, कांस्टेबल का एग्जाम है, वहां पर ये हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है और अच्छे खासे वेटेज में रहता है। ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे। वहां पर क्या होता है, कहीं पर 60 नंबर का आ रहा है, कहीं पर 20 नंबर का आ रहा है। आपके DSSB में 20 नंबर की हिंदी आ रही है, और आपके यूपीएसआई में भी आ रहा है, और आपके बीपीएससी जो आपका है वहां पर भी आ रहा है। तो क्या करना है, आपको हिंदी सब्जेक्ट पर अच्छा ध्यान देना है। जब कॉन्सेंट्रेट होकर बिल्कुल पढ़ेंगे तो आप अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे, और बिल्कुल चीजों को रटना नहीं, आपको क्या करना है, बिल्कुल समझ के तैयार करना है। जब आप समझ के तैयार करेंगे तो आप क्या करेंगे, वहां से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्या करता है आजकल जो आपका नया जो पैटर्न आया है आपके एग्जाम का, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसर तो वही होता है, लेकिन वो क्या करता है, लैंग्वेज में घुमा देता है आपको। मतलब क्वेश्चन में क्या करता है, इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है, ताकि आप अगर आप रट कर गए हैं तो आप क्या करेंगे, वहां पर भूल जाएंगे कि हमने क्वेश्चन कैसे तैयार किया था। लेकिन अगर उन चीजों को आपने समझ कर तैयार किया है तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हमने समझ कर तैयार किया है, किसी टॉपिक को हमने अच्छे से समझा है, तो हम क्या करेंगे, उसको डेप्थ में जाकर जानते हैं, तो वहां से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन होंगे हम क्या करेंगे, उनको एकदम से क्लियरली सॉल्व कर पाएंगे। और हमारे जो वहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी या नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो क्या होगी, हमारी वहां से नंबर कटने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो आप देख लीजिए, जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए आप यहाँ से बिल्कुल बहुत ही अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, और हिंदी सब्जेक्ट को एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम अपना देख लेते हैं यहाँ से। अब ये देखिए, आपके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके कंटिन्यू पूछे जाते हैं, मतलब घुमा फिरा के शब्दों को इधर उधर करके आपको क्वेश्चन क्या कर देते हैं, वही पूछे जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, रट कर जाते हैं, तो हम क्वेश्चन को भूल जाते हैं कि हम सॉल्व कैसे करें। तो अभी तो आप क्या करना है, आपको जब भी आपको ये क्लास मिलेगी, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको फोकस होकर, आप कोई भी काम कर रहे हो, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, या आप कहीं भी हो, लाइब्रेरी में हो, किसी भी जगह पर बैठे हो, क्या करना है, एयरफोन लगा के हमारी क्लास को बिल्कुल सुनते हुए चलिए। और आपको नोट्स अभी नहीं बनाने, आप नोट्स कब बनाएंगे, जब आपको दोबारा से इसको रिवीजन करना होगा। आप दोबारा से इसको पढ़ें, दोबारा क्लास देखेंगे, और क्या करेंगे, आप कॉपी पेन लेकर इसको शॉर्ट नोट में तैयार करते चलेंगे। क्योंकि आप जब पहली बार क्लास देखेंगे तब आपका माइंड सेट हो जाएगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने, और जब आपको इसको सेकेंड टाइम देखेंगे तो आप क्या करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और इसको शॉर्ट नोट में बनाएंगे। शॉर्ट नोट क्या होता है, जब हम नियर बाय एग्जाम पहुंच जाते हैं, नियर ऑफ एग्जाम पहुंच जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पर शॉर्ट नोट से हमारी तैयारी अच्छी हो जाती है। अच्छा का मतलब ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से, आप क्या कहते हैं, वहां पर चीजों को आपने यहाँ पर क्या किया, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन अब जब शॉर्ट नोट बनाते हैं तो हम करके हमारा माइंड जो है वो वहां पर पहुंच जाता है। यानी हमने क्या किया, उन चीजों को रिवीजन में ले लिया, तो हमारा क्या कहता है, टॉपिक जल्दी कवर हो जाता है। अब देखिए, जो आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, वो आपका क्वेश्चन, आपका पहला प्रश्न यहाँ से एक ये बनता है कि वर्णों का व्यवस्थित
व्यवस्थित क्रम कहलाता है। अब यहाँ के ऑप्शन दे देते हैं आपको। वर्ड, दूसरा आपका ऑप्शन दे देते हैं वर्णमाला, आपका सेकेंड ऑप्शन दे देते हैं ध्वनि, और आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाता है अक्षर। अब यहाँ पर यह भी दे देता है कि हिंदी वर्णमाला में क्रमबद्ध व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है। और दूसरा आपका प्रश्न यहाँ पर यह आ जाता है, लिपि लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित क्रम है। अब यहाँ से भी एक आपका ऑप्शन में ये दे रखते होते हैं ऑप्शन कि आपका क्या होता है, अक्षर होगा या आपकी वर्णमाला होगी या आपका ध्वनि होगा या आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन जैसे आपके आ गए यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है। तो हमने ये क्वेश्चन क्या है, हमने ये क्वेश्चन रट लिया है बिल्कुल कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम जो है वो हमारी वर्णमाला कहलाता है। और हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है कि अभी ये क्वेश्चन मतलब बिल्कुल पहले तो यही क्वेश्चन था कि वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, और अब क्या इन्होंने क्वेश्चन देना शुरू कर दिया कि चिन्हों, लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित क्रम क्या है। तो इसमें हमारा लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित क्रम क्या है, इसमें भी हमारा क्या है, वर्णमाला ही है। तो अब हम इसको समझेंगे कि है क्या। तो सबसे पहले अब आप ये सोच रहे हो कि वर्णमाला जो हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसका क्या यूज है, तो आपको बता दें कि वर्णमाला जो है हमारी भाषा की नींव है। यानी वर्णमाला क्या है, हमारी भाषा को समझने के लिए, वर्णों को समझने के लिए, उनका उच्चारण करने के लिए और उनको अच्छे से उपयोग करने के लिए वर्णमाला हमारे लिए बहुत जरूरी है। वर्णमाला क्या है, हमारी भाषा का मूल आधार है, यानी हमारी भाषा को सही ढंग से समझने और उसका ठीक ढंग से उपयोग करने के लिए सहायक होती है। वर्णमाला हमें शब्दों का उच्चारण करने में आसानी करती है। वर्णमाला हमें अपनी भाषा को ठीक ढंग से समझने में सही सिद्ध होती है। और क्या कहते हैं, अब हमारे मन में एक प्रश्न ये भी उठ रहा होगा कि जैसे कि हमने बहुत सारे क्लासेस में देखा है कि वर्णमाला लिया और बिल्कुल पढ़ाना शुरू कर दिया कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वो उसका हिसाब क्या होगा, रटाने वाला तरीका हो गया। लेकिन हमने आपसे कहा कि हम आपको रटाकर नहीं, बिल्कुल क्या करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करें कि जहां तक हो सके हम आपको अधिक से अधिक समझाएं और ताकि बनने वाले क्वेश्चन भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले क्या होता है, वर्णमाला की खोज किसने की, वर्णमाला की खोज किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं की गई, बल्कि वर्णमाला प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, जहां पर और हिंदी वर्णमाला में बहुत सारी भाषाओं का योगदान शामिल है, जिसमें हमारी पाली है, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश और हमारी खड़ी बोली आ जाती है। और क्या कहते हैं कि वर्णमाला किसमें, हमारी जो हिंदी वर्णमाला है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है, हमारी हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी वर्णमाला कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो हमारी हिंदी वर्णमाला कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। और अब आगे देखते हैं, यहाँ से ये आपके दो क्वेश्चन जो थे वो तो आपके क्लियर हो गए। अब ये देखिए, अब इसमें क्या है, वर्णमाला। वर्णमाला में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, वर्णमाला में जैसे हम पढ़ते हैं पहली लाइन हम क्या पढ़ते हैं वर्णमाला की, वर्णों का व्यवस्थित क्रम जो है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। तो हमारा सबसे पहले हमारे दिल में क्या सवाल आता है कि ये वर्ड क्या है, यानी जब तक हम टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना हमारा हिंदी सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं होगा, यानी हमें वर्णमाला को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें शब्दों का उच्चारण करना, उनको सही ढंग से व्यवस्थित करना और हमें सही से उनका उपयोग करना क्या होगा, यहीं से हमें इसका जो ज्ञान होगा हमें यहीं से होगा कि हम हिंदी वर्णमाला को किस तरह से यूज करते हैं और इसका हमें और आने वाले हमारे और भी टॉपिक्स में इसका क्या महत्व है। हमने आपको क्वेश्चंस बताए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके जो स्टार्टिंग में बन जाते हैं वो कौन से होते हैं। अब हमारा क्या होता है, एक हमारे मन में एक प्रश्न ये आता है
कि हिंदी वर्णमाला की खोज किसने की, तो हिंदी वर्णमाला की खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। इसको प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकास माना जाता है। कहा जाता है कि मतलब हिंदी वर्णमाला का उदय जो है वो भारतीय सभ्यता और भाषाओं के विकास से हुआ है। और हमारी जो हिंदी वर्णमाला है वो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि उत्तरी ब्राह्मी लिपि से विकसित मानी जाती है। देव भाषा यानी संस्कृत में अपनाए जाने के कारण इसे क्या कहा जाने लगा, इसे देवनागरी कहा जाने लगा। और हमारी वर्णमाला है, इसके उदय में बहुत सी भाषाओं का योगदान शामिल है, जिसमें हमारी पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है और हमारी खड़ी बोली है। तो हमारे जो क्वेश्चन थे वो आपको पता चल गए। अब हम जब वर्णमाला को स्टार्टिंग से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले वहां पर क्या प्रश्न देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, हमारा जो है वर्णमाला कहलाता है। अब हमारे दिल में सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि आखिर वर्ण क्या है, क्योंकि जब तक हमें वर्ण का ज्ञान नहीं पता होगा तो हम वर्णमाला को कैसे पढ़ेंगे। जैसे अगर हम इसको तोड़कर भी देखें तो क्या कहलाता है, हमारा ये बनता है वर्ण और माला, यानी वर्णों की माला। और हमारी माला कैसी होती है, एकदम व्यवस्थित तरीके से होती है। अगर उसका कोई भी मोती या कुछ भी यहाँ से कोई भी धागा वगैरह निकल जाता है तो हमारी माला क्या हो जाती है, हमारी माला मतलब टूट जाती है और वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो हमारा यही हिसाब हमारी वर्णमाला क्या है, यानी वर्णों का जब तक हम व्यवस्थित क्रम नहीं पता करेंगे, हमें उसके बारे में सही जानकारी नहीं होगी, तो हम वर्णमाला को कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले हमारे वर्ण क्या है। तो वर्ण हमारा क्या है, वर्ण, और वर्ण के साथ एक शब्द और आता है ध्वनि। वर्ण के साथ और हमारा एक शब्द क्या आता है, ध्वनि। अब देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यानी वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है, ध्वनि, और ध्वनि को ही क्या कहते हैं, वर्ण। अब ये प्रश्न ये उठता है कि वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है। तो वर्ण क्या है, जो हमारा वर्णों का लिखित रूप है वो हमारा क्या है, वर्ण है। और ध्वनि क्या है, जो हम सिर्फ बोलते हैं, यानी जिसको हम सुन सकते हैं, यानी जिसको हम क्या करते हैं, इसको हम देख नहीं सकते। तो ये हमारी क्या हो गई, ध्वनि। ध्वनि क्या है, एक आवाज है, एक साउंड है। यानी जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा आ, ये क्या है, ये एक ध्वनि है, एक साउंड है। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बोल पा रहे हैं, ना कि देख पा रहे हैं। लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर एक लिखित रूप दे दिया आ। अब देखिए जैसे ये तो हमारी ध्वनि हो गई। अब हम इसके साथ एक शब्द और देखते हैं, ये हमारा है का। अब इसको क्या कर सकते हैं, यह ध्वनि में एक जो पॉइंट आपका होता है, हम ध्वनि को तोड़ नहीं सकते, यानी हम इसको साउंड को क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। और हम इसको क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास एक का है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं, का और आ। ये क्या हो गया हमारा का और आ। और लेकिन हमारी ध्वनि क्या हो गई, आ। जो साउंड है जिसको हम सिर्फ मुंह से बोल सकते हैं उसको क्या कहते हैं, ध्वनि। और वर्ड क्या हो गए हमारे, वर्ड जैसे यहाँ पर हम थोड़े वर्ड ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, या हमारा ए हो गया। ये हमारे क्या है, वर्ड हैं। और वर्ड कैसे हैं हमारे, आ, ई, उ, ए। इनका उच्चारण हम क्या करते हैं, मतलब इनको हम दिखा सकते हैं। अब कहेंगे ध्वनि थी तो हमने वर्णों को क्यों मतलब लिखा, ध्वनि थी तो हमें वर्णों की क्या आवश्यकता हुई। तो कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति के सामने हो तो हम उसको क्या कहते हैं, बोलकर, यानी उसको बोलकर अपने हाव भाव, अपने मन के जो ख्याल हैं उसके सामने दिखा सकते हैं कि हम अंदर से क्या सोच रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं, समझ जाएगा। लेकिन अगर हमारे जाने के बाद वही बातें हमें बतानी हो तो हम कैसे बताएंगे, तो हमें वहां पर किस चीज की आवश्यकता हुई, वर्णों की। यानी हमें लिखकर बताना पड़ेगा ना, क्योंकि हम सामने वाले के पास मौजूद नहीं है। जब हम मौजूद नहीं है तो हम उसको अपनी आवाज तो सुना नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, वहां पर उन चीजों को लिख कर दिखा देते हैं। और जो हमारा ये लिखना है, यानी हमने जो ये वर्ड है, जो हमारे जो वर्ड है, इनको हमने क्या किया, इनको हमने लिखित रूप दे दिया। और जो हमारे लिखित रूप था वही हमारा क्या कहलाया, लिपि। यानी जो हमारी लिखने की शैली थी वो हमारी क्या कहलाई, लिपि, लिपि कहलाई। और ये क्या है, और ये हमारे आ, ई, उ, ये है क्या, ये एक प्रकार के निशान है, यानी एक प्रकार के चिन्ह है। तो हमारे ये क्या हो गए, लिपि चिन्ह। तो अब यहाँ से वहाँ वो वाला जो आपका क्वेश्चन था पहला वाला कि लिपि चिन्ह का क्रमबद्ध समूह क्या है, तो वो हमारा क्या हो गया, वर्ड। यानी अब आपका ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इस तरीके से तैयार हो गया, आप इसको भूल नहीं पाएंगे। यानी आप कितनी भी कोशिश करें भूलने की, नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि अब हमने आपको यहाँ पर बिल्कुल विस्तार से समझा दिया कि वर्ण चिन्ह है क्या, लिपि चिन्ह क्या है। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम हमारा क्या है, लिपि
चिन्ह है। अब हम देख लेते हैं ध्वनि। ध्वनि आपको पता चल गया कि जिसको हम सिर्फ बोल सकते हैं, मतलब जिसकी हम सिर्फ आवाज निकालते हैं। तो हमने क्या किया कि वर्णों का जो लिखित रूप, जो ध्वनि का लिखित रूप था, उसको हमने क्या कर दिया, वर्ण की सहायता से, यानी उसको व्यवस्थित कर दिया। अब आपको यहाँ से, अब आपको क्या करना है कि ये तो समझ लिया आपने, लेकिन अब इसको परिभाषा रूप में कैसे लिखना है। तो परिभाषित रूप में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। कट करो वहाँ से, वो बोल दिया तुम्हें ये वाला, फिर वाला चला रहे, ये इसको काहे छूते हो? नहीं चलने दो, ऐसे इनकी एडिटिंग लगानी पड़ेगी। ये वाला चलाओ ना, तुम लोग भूल का आया तो पता नहीं क्या है। अब ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे कुछ और लिखना है। रोगी मैंने अब ये देखिए वर्ण और ध्वनि को परिभाषा कैसे करना है, यानी इसको लिखना कैसे है। तो हमने समझ लिया कि वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है। तो हमने देखा वर्ण क्या है, यानी जो ध्वनि का लिखित रूप है वो क्या है, वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण। और हमारा ध्वनि क्या हो गया, ध्वनि हमारा हो गया वर्णों का मौखिक रूप, यानी जिसको हम सिर्फ बोल पाएं। मौखिक रूप। अब यहाँ से आपका परिभाषा भी हो गई आपकी कि वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं और वर्णों के मौखिक रूप को क्या कहते हैं, ध्वनि। तो हमारा क्या हो गया। और हाँ, एक बात ये भी है कि जो हमारी वर्णमाला है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक लिपि। वैज्ञानिक लिपि यानी जो हमारा मूल शब्द क्या है, विज्ञान, और हमने इसमें क्या जोड़ दिया, प्रत्यय लगाकर जोड़ दिया वैज्ञानिक, यानी जिसको समझ कर पढ़ा जा सके, यानी जिसको समझा जा सके। तो हमारा यहाँ से क्या हो गया, वर्ण और ध्वनि। अब आप ये कहेंगे कि लिपि जो हमारी थी वो हमारी क्या थी, देवनागरी लिपि थी। और लिपि क्या है हमारी, जैसे यहाँ पर हम आ वर्ण हमने लिखा, तो हमने इस ध्वनि को क्या किया था, लिखित रूप दिया था। तो ये हमारा हो गया लिपि, यानी हमारा वर्ण रूप हो गया। जैसे हमारी एक अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, ऐसे हम लिखते हैं ए और ए, तो इसको हम किस लिपि में लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं रोमन लिपि में। तो इसी प्रकार से हम हिंदी को किस में लिखते हैं, अपनी देवनागरी लिपि में। अब आगे देखते हैं हमारा, अब आगे ये तो हमारी हो गई वर्ण और ध्वनि। अब देखेंगे कि हमारे स्वर कितने हैं और हमारे व्यंजन कितने हैं। यहीं पर देखते हैं हमारे स्वर कितने होंगे और हमारे वर्ण कितने होंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमारे मतलब ये हमने समझा था, अभी क्या समझा था, वर्ण और ध्वनि क्या है। अब देखेंगे वर्ण। वर्ण के कितने रूप होते हैं, यानी वर्णों को कितने भागों में बांटा गया। तो हमारा वर्ण हो गया, एक तो हमारा हो गया स्वर, और दूसरा हमारा क्या हो गया, व्यंजन। क्या हो गया, व्यंजन। अब हमारा रटा रटाया क्या है कि स्वर इतने प्रकार के होते हैं और व्यंजन इतने प्रकार के होते हैं, और हम इसको ये लिखते हैं, ये लिखते हैं बस। लेकिन कभी इसको समझने की कोशिश की, जब हमारी लिपि ही वैज्ञानिक लिपि है यानी समझकर, तो हमने कभी समझने की कोशिश की कि व्यंजन क्या है या वर्ण स्वर हमारे क्या है। तो हमारे देख लीजिए, जैसे ये हमारा यहाँ पर स्वर हो गया, कोई भी स्वर एक ले लेते हैं, आ। तो आ क्या है, अब यहाँ से पहले समझ लीजिए आ क्या है। आ क्या है, आ हमारी वर्णमाला का पहला वर्ण है, पहला वर्ण या पहला अक्षर या पहली ध्वनि क्या हो गया हमारा, आ। और आ का उच्चारण कहाँ से होता है, आ का उच्चारण होता है हमारे गले से, यानी हमारे कंठ से। जैसे इसका एक सूत्र बनता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी जिसका उच्चारण हमारे कंठ से होगा वो हमारा क्या होगा, आ वर्ण होगा। और आ वर्ण हमारी सिर्फ हिंदी वर्णमाला का ही पहला अक्षर नहीं है, बल्कि ये हमारी नेपाली, संस्कृत, मराठी, यहाँ की भाषाओं का जो वर्णमाला है उसका पहला अक्षर क्या है, जो पहली ध्वनि है वो हमारी आ वर्ण ही है। तो यहाँ पर हमारा आ हो गया, या हमारा ई हो गया, या हमारा ऊ हो गया, ये हमारे क्या हो गए, स्वर वर्ण हो गए। यानी स्वर वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण हम क्या करते हैं, किसी की सहायता से नहीं करते, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। और हमारे व्यंजन क्या हो गए, व्यंजन हो गए हमारे क, ख और
गा। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर समझने के लिए क्या करेंगे, थोड़े से ले लेंगे ताकि हम ठीक से इसको समझ पाएँ। तो अब हम इसको उच्चारित करेंगे। उच्चारित करके देखिए, इसको बोल के देखिए, का, खा, गा, यानी बोलने की कोशिश करिए। अभी हमने आपसे क्या कहा था कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो वो स्वर हैं, और व्यंजन क्या है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, वो हमारे क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। लेकिन अब आप इसको बोल के देखिए कि प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं कि कैसे, मतलब कैसे ये मतलब कहा जाता है कि व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। तो इसको बोलकर देखिए, का, खा, गा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला का, लेकिन का को हमने स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किया, बल्कि इसकी सहायता में हमने किसका योगदान है, किसकी सहायता हुई हमारे पास, आ की। यानी जब हमने आ, पहले हमने क्या बोला, क, फिर का के साथ हमारा क्या वर्ण उच्चारित हुआ, आ। क्या उच्चारित हुआ, अ, क। तो हमने ये बोला तो हमारा क्या उच्चारित हो गया, का। लेकिन अब ये का जो है ये व्यंजन नहीं है, ये क्या नहीं है, ये व्यंजन नहीं है, ये वर्ण तो है लेकिन क्या है, व्यंजन वर्ण नहीं है। तो आप सोचेंगे क्यों, ये कैसे हो गया। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि का, खा जो है वो हमारा व्यंजन है। तो ऐसा नहीं है, हमारा क्या है, जब तक हम इसके नीचे हल नहीं लगाएंगे, ये जब तक ये हमारा व्यंजन वर्ण नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारे व्यंजन के साथ जो हम हल लगा देते हैं इसको हम हलंत कहते हैं। यानी जब हमने ये हल लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से हमने स्वर वर्ण को निकाल दिया। यानी ये अब खाली क्या बच गया, का जो हमारा बच गया वो व्यंजन वर्ण बच गया। तो हम इसको उच्चारित करने के लिए जब हम इसको अलग से लिखेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, इसके नीचे हल लगाएंगे। तो हमारा ये जो क्या होगा, ये हमारा प्योर व्यंजन वर्ण बनेगा। अब आप ये सोचेंगे प्योर व्यंजन वर्ण तो गया, लेकिन अब इसको हम उच्चारित करते हैं तो हमारे साथ इसमें का है, आ है और ई है, यानी इसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर ही नहीं सकते। इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, एक शब्द मान लेते हैं गीता। क्या हो गया हमारा, गीता। अब इसमें क्या है, अब ये एक शब्द है और इस शब्द में क्या है, हमारे स्वर वर्ण भी हैं और व्यंजन वर्ण भी हैं। यानी हम इसका उच्चारण इस तरीके से करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, गा प्लस ई प्लस ता और प्लस आ। यानी अब ये हमारा इतने वर्णों से मिलकर ये शब्द बना है गीता। अब यहाँ से आप बोलकर देखिए, ये हमारा प्योर, अभी मैंने आपको क्या समझाया था, प्योर व्यंजन को करने के लिए हम क्या करते हैं, हल लगाते हैं, यानी हलंत वर्ण बनाते हैं। तो अब देखिए, ये यहाँ पर ग, ई, त, आ, ये अब हमारा क्या हो गया, गीता। अब देखिए यहाँ पर ये व्यंजन वर्ण है हमारा, और हम इसको बोलने के लिए किसकी सहायता ले रहे हैं, ई वर्ण की, यानी जो हमारा स्वर वर्ण है। और जो हमारा ता व्यंजन वर्ण है, इसको बोलने के लिए हम किसकी सहायता ले रहे हैं, आ वर्ण की। तो ये हमारा पूरा शब्द क्या हो गया, गीता। अब यहाँ से आपको देखिए, अब कितना अच्छा से, मतलब कितने अच्छे आपको समझ में आ गया कि हम व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं। अब यहाँ से आप भूलने की कोशिश करें, भूल पाएंगे कभी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब अगर यहाँ पर, और हाँ अब ये देखिए, अब यहाँ से एक टॉपिक आपका यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो रहा है, जहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। यहाँ से ये कौन सा टॉपिक हो गया, ये आपका वर्ण विच्छेद हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि आपको पेपर में, एग्जाम में क्या करेगा, आपको कोई शब्द दे देगा और कहेगा इसका वर्ण विच्छेद करके बताओ। वहाँ पे आपको ऑप्शन में ये भी, कभी ये भी दे सकता है और कभी आपको ये वर्ण भी दे सकता है। तो यहाँ पर जब आप इसको समझेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। और आपको पहला जो प्रश्न था आपका कि व्यंजनों में स्वर की सहायता से उच्चारण किया जाता है, तो वो भी यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, अब अभी हमने आपको क्या बताया था कि स्वर वर्ण हमारे कितने हैं और व्यंजन वर्ण कितने हैं, स्वर और व्यंजन। अब इनको देख लेते हैं और उनका उच्चारण करके भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा हो गया स्वर और ये हमारा हो गया व्यंजन। स्वर में हमारे कितने हैं, स्वर में हमारा हो जाता है आ, ई, उ, अब ये देखिए, अब ये हमारे कितने वर्ण हो गए, इनको काउंट करके बताइए।
ये हमारे कितने हो गए 13 वर्ड। लेकिन अब हमने क्या किया है, हम मतलब एक प्रश्न ये भी आता है कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, कभी हम 11 पढ़ते हैं, कभी हम 13 पढ़ते हैं, ये इनका कंफ्यूजन क्या है। तो अब यहाँ से आपका वो वाला प्रश्न क्लियर करते हैं कि स्वर वर्णों की संख्या होती कितनी है एक्चुअल में। तो अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन किया जाए कि हिंदी में या वर्णमाला में या हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो वो हमारे कितने हो जाते हैं 11। लेकिन अगर यहीं पर आपसे एक प्रश्न ये किया जाता है कि कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं, तो वो हमारे हो जाते हैं 13। अब ये 13 कैसे होते हैं और 11 कैसे होते हैं वो भी आपको क्या कहते हैं समझाकर याद कराएं, क्योंकि अभी हमने आपसे क्या कहा था कि हमें रटवाने वाला यहाँ पर कुछ आपको करवाना ही नहीं है। तो आपको ये चीज, जैसे कुछ चीजें होती है जो हमें रटनी पड़ती हैं, वो तो हम बिना रटे उसको पढ़ ही नहीं सकते, लेकिन बाकी चीजें 80% चीजें कैसी होती है जो हमें बिना रटे समझकर याद करने की जरूरत होती है। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि वर्णों की संख्या कितनी होती है 11। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है या हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वो हमारी कितनी हो जाती है 11। लेकिन अगर वहीं पर पूछता है कि कुल वर्ण कितने होते हैं, तो हमारे कितने हो जाते हैं 13। जैसे आपने हिंदी में एक प्रश्न, वो मैथ में जब एक प्रश्न आपका ज्यादातर पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, तो हम क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6 जो हमारी इनफाइनाइट तक चलती रहती है, वो हमारी क्या हो जाती है प्राकृतिक संख्या हो जाती हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या कहा जाता है पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, तो पूर्ण में क्या लगा देते हैं 0 बढ़ा देते हैं, यानी जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं 0 से जब हम लिखते हैं तो हमारी ये क्या होती है पूर्ण हो जाती हैं। और वहीं हम सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं 1 से लिखते हैं। तो यही जो डिफरेंस आपका मैथ में है वही डिफरेंस यहाँ पर हिंदी में आपका बन जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं 11 स्वर वर्ण, और कुल वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं तो हमारे 13 हो गए। तो अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि हमारा ये है क्या। अब देखिए स्वर वर्ण तो हमने सीख लिए कितने होते हैं, लेकिन अब हम इनको समझेंगे कि ये हमारे 13 क्यों हो गए। 13 की किस बात पर हुए हमारे, ये देखिए ये हमारे यहाँ से तो इतने हो गए हमारे, कलर आपको दिख नहीं रहा है शायद, तो इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे यहाँ से देखिए आप, अभी तक हमने कितने पढ़े थे, ये हमारे कितने हो गए 11 हो गए। एक बार काउंट कर लीजिए, कुछ छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर एक हमारा छूट गया शायद, एक यहाँ पर छूटा है हमारा बड़ा आ, ठीक। तो हमारा ये मिस हो गया था बीच में। तो अब ये हमारे कितने हो गए 11 हो गए। लेकिन अब हमारे ये क्या है, ये वर्ड क्या है, कभी इन पर गौर किया कि अंग और आहा ये है क्या आखिर। तो व्यंजन वर्ण यहाँ से देखिए, पहले यहाँ से व्यंजन वर्ण आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया हमने का, खा और गा, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए अभी हमारे जो 2 वर्ण हैं ये क्या हैं, पता तो सबको है कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अनुस्वार है और ये हमारा क्या है विसर्ग। इनका यूज ज्यादातर संस्कृत में किया जाता है, जो हमारे तत्सम शब्द बनते हैं वो यहाँ से बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका का शब्द का अपना उच्चारण करते हैं कि का जो हमारा व्यंजन वर्ण है इसको उच्चारित करके हम देखते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर का वर्ण है हमारा, ये क्या हो गया हमारा का, इसको हम क्या कर सकते हैं अनुस्वार के साथ उच्चारित करके देखते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं तो ये क्या हो जाएगा तुम, और हम इसका आह का उच्चारण करके देखते हैं का के साथ, तो ये हमारा क्या हो गया कह, यानी बिल्कुल पेट से इसके लिए आवाज आ रही कह, और इसकी आवाज हमारी क्या हो गई नाक में चली गई। तो ये हमारा क्या हो गया पंचम अक्षर भी होता है और इसको अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। जब ये वर्ण जो हमारा वर्णमाला का जो 5वां अक्षर होता है उसको पंचम अक्षर कहते हैं। तो हम इसका उच्चारण करेंगे, क्या करेंगे क। तो अब ये देखिए जैसे हमने इसका का उच्चारण किया तो हमारे यहाँ पर क्या है क, ये इस तरीके से हो गया, यानी पहले व्यंजन आया फिर वो अनुसार हमारा जो था वो आ गया। तो इसका क्या हुआ, यानी जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं उसे क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं, और जिन स्वरों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उन्हें क्या कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। वही हम यहाँ पर अंग का उच्चारण करके देखते हैं। तो हमने इसको बोलने के लिए हमने किसकी सहायता ली, हमने इसको पहले क्या बोला अ,
फिर ये बोला, और जैसे हमने इसको लिया आह को, तो हमने इसको क्या किया, पहले हमने क्या बोला अ, और फिर बोला ये जो हमारी विसर्ग मात्रा थी उसको बोला। अभी देखिए इसको उच्चारित करने के लिए हमने क्या किया, स्वर वर्ण की सहायता ली। तो अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने क्या किया, मतलब ये तो हमारे स्वर वर्ण हैं और हमने इसको परिभाषा क्या दिया था कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वो हमारे क्या होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया कि इसको उच्चारित करने में हमने क्या कर लिया, स्वर वर्ण का सहायता ले ली, और हमारी जबकि परिभाषा इस यहाँ पे मिल रही है। तो अब इसका क्या मतलब है, तो ये क्या हो गया, मतलब कभी तो ये जब व्यंजन में जाएगा तो स्वर वर्ण का काम करता है, और जब स्वर में आता है तो व्यंजन वर्ण का काम करता है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, ये हमारे व्यंजन और स्वर को जोड़ने वाली बीच की क्या होते हैं, ये हमारी कड़ी होते हैं। यानी व्यंजन और स्वर को जोड़ने की कड़ी क्या है, वो अयोगवाह वर्ण है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम, इन दोनों वर्णों को हम क्या कहते हैं, ये इन दोनों को हमने किस नाम से पुकारा था, अयोगवाह वर्ण से। तो यहाँ पर से आपका प्रश्न ये भी बन जाता है कि अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं। तो अयोगवाह वर्ण हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं हमारे, कितने, अंग और आह। अब ये तो हमारा अयोगवाह वर्ण हो गया, और हमने इसका क्या किया, यूज करके भी देख लिया। तो क्या होते हैं, वे वर्ण जो स्वर के उच्चारण में व्यंजन का कार्य करते हैं और व्यंजन के उच्चारण में स्वर का कार्य करते हैं, यानी ये दोनों तरफ अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। जैसे आप लोग कोई एग्जाम देते हो, क्या करते हो, इधर की भी तैयारी कर लें, उधर की भी तैयारी कर लें, और लास्ट में क्या होता है, कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। मतलब आपको क्या करना है, जो भी एग्जाम आपको देना है, जिसकी भी तैयारी करनी है, बिल्कुल उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बहुत ध्यान से, बहुत मन से अपने शॉर्ट नोट बनाते हुए उसकी बहुत अच्छे से जब तैयारी करेंगे, तभी हम क्या करेंगे, अपने पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये क्या करें, सब कहते हैं थाली का बैंगन, कभी इधर लुढ़क गया और कभी उधर लुढ़क गया। तो ये वही है अयोगवाह। अब यहाँ पर क्या होता है, आपकी यहाँ से परिभाषा भी बन जाती है कि अयोगवाह की परिभाषा क्या होती है। और आपको क्या कहा था अभी हमने कि आपको रटकर कोई चीज सिखानी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ देख लिए, इस शब्द पर गौर करिए कि ये क्या है, अयोगवाह, अयोगवाह। अब देखिए आ क्या है, हमारा स्वर वर्ण हो गया, योग मतलब जोड़ना, और वाह का मतलब होता है वहन करना। ये हमारा क्या है, ये हमारा संस्कृत का वर्ण है जिसका अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मतलब वे वर्ण जो आ के योग से बने हैं लेकिन किंतु व्यंजन के लिए अर्थ वहन करते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। तो इसीलिए क्या कर दिया हमने इसको, जैसे आपने कहा था कभी ये स्वर का कार्य करता है और कभी ये व्यंजन का कार्य करता है, इसीलिए हमने इनको क्या किया, इनको अलग कर दिया। लेकिन ये क्या है, ये हमारी मात्राएं हैं, क्योंकि हम जब व्यंजन वर्ण को बोलते हैं तो इन मात्राओं का सहारा लेते हैं। जैसे यहाँ पर क, ख, क और ख, तो ये क्या हो गया, हमारा अयोगवाह वर्ण हो गया, और ये हमारे क्या हो गए, स्वर वर्ण भी हो गए। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमारे स्वर वर्ण, कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं, 13, और हमारे व्यंजन वर्ण जो हमारे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण। अब आप यहाँ से चाहें तो अपनी कॉपी और पेन लेकर क्या कर लिए, इनकी परिभाषा भी लिख लीजिए कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती, वो हमारे क्या होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं। और व्यंजन वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब आपको ये भी पता चल गया कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो अब क्या करते हैं, अब अपने टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हमारी मात्राएं क्या क्या होती हैं, उनकी संख्याएं कितनी होती हैं, उनका यूज़ कैसे करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी यहाँ पर क्लास में समझाया गया है उसको आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा, और आप क्या करेंगे यहाँ से, अब आप यहाँ से क्वेश्चन भी अपने बना सकते हैं। देखिए आपके प्रीवियस ईयर में हो सकता है कोई टाइप से क्वेश्चन आया हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आपको नेक्स्ट क्लास में क्या किया जाएगा, आपके कमेंट्स के आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और हमारे BTS क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। दिस इज माय नाज़ नूरी, शाइनिंग ऑफ।